आज हम जिसे राजस्थान कहते हैं, यह राजस्थान नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं था। पहले इसे राजपूताना, राजस्थान आदि नामों से जाना जाता था। राजस्थान आकार में विषुवकोणीय चतुर्भुज है, जिसके उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी कोणों में बीकानेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, धौलपुर की सीमाएं मिलती हैं। इसके पश्चिम में तथा उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में पंजाब, उत्तर पूर्व और पूर्व में उत्तर प्रदेश और पूर्व में ग्वालियर और दक्षिण में मध्य प्रदेश और गुजरात है। यह समूचा राज्य लगभग 1,32,147 वर्ग मील का है। इस समय राजस्थान में 26 जिले हैं। इस राज्य की आंतरिक स्थिति पर जब हम नजर डालते हैं तो इसकी बनावट के आधार पर 5 स्पष्ट प्राकृतिक भाग दिखाई देते हैं। पर्वतीय प्रदेश, पठारी भाग, मैदानी हिस्सा, मरुस्थलीय भाग तथा नदियों का प्रसार। यदि इन प्राकृतिक भूभागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति और उपज के संदर्भ में अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान की भौगोलिक अवस्था का प्रभाव ऐतिहासिक घटनाओं और यहाँ के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर विशेष रूप से लागू होता है। यह तो ठीक है कि जितनी भी संस्कृतियां हैं उनमें भौगोलिक स्थिति का बड़ा हाथ है, और यह राजस्थान के संबंध में अधिक साफ दिखाई देता है। राजस्थान की पर्वतीय श्रेणियां इस राज्य को 2 प्राकृतिक भागों में विभक्त करती हैं, जिनको पश्चिमी और पूर्वी विभाग कहते हैं। ये श्रेणियां अरावली पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसकी प्रमुख श्रेणी राजस्थान के ईशान कोण से प्रारंभ होकर नेत्रिया कोण तक चली गई। ये पहाड़ श्रृंखलाबंद उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ में चौड़े हो गए और आबू में गुरु शिखर पर सबसे ऊंचे हैं। इनकी एक श्रेणी मंडलगढ़ से चलकर बूंदी, कोटा, झालावाड़ तक फैल गई। जोधपुर में अरावली विलग पहाड़ियों के रूप में तथा जैसलमेर में ऊंचे टीलों के रूप में दिखाई देती है। ये पर्वतमालाएं और पहाड़ी घाटियां उन आदिम निवासियों के लिए सुरक्षा का साधन बन गई, जिन्हें हम भील, मीणा, मेर आदि कहते हैं। इन भागों में रहते हुए इन जातियों ने अपने आप को बाहरी संपर्क से अलग रखा, जिससे वे एक लंबे समय तक अपनी संस्कृति को अपने ढंग से परिवर्तित करने में सफल रहे। उनका जीवन पर्वतों तथा जंगलों में रहने के कारण एकांत प्रिय बन गया था। उनके रक्षा के साधन, युद्ध के तरीके भी विलक्षण थे, जिसका उपयोग महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा चंद्रसेन, महाराणा राज सिंह तथा दुर्गादास राठौर ने इन जातियों के सहयोग से इस प्रकार किया कि आक्रमणकारियों को उन्होंने परास्त करने में पग पग पर असफलता का सामना करना पड़ा। इन जातियों के सहवास से राजपूतों ने भी रहन सहन तथा युद्ध शैली में स्थानीय गुणों को इस तरह से अपना लिया कि वे उनके आचरण तथा व्यवहार के अंग बन गए। वैसे तो पहाड़ी प्रदेश कुछ एक जंगली जातियों तथा नए राज्य संस्थापकों की बस्तियों के लिए कुछ सीमा तक उपयोगी हो सके थे, परंतु जहां तक व्यापार, वाणिज्य, खेती और उद्योग में लगी हुई जातियों का संबंध था, वे इन भागों में अधिक संख्या में नहीं बस सकी। ऐसी स्थिति में प्रदेश अधिक जनसंख्या को आबाद करने की क्षमता न रख सका। इसका फल यह हुआ कि आज भी पर्वतीय प्रदेश जनसंख्या के विचार से विशेष रूप से आबाद नहीं है। इनमें बस्तियां दूर दूर है या घनी नहीं है। इस संपूर्ण पर्वतमाला का राजस्थान के जीवन पर गहरा असर पड़ा है। अरावली की पश्चिमी और केंद्रीय मेखला इतनी घनी और दुर्गम है कि इन भाग से एक दूसरे भाग पर आक्रमण होने की कम ही संभावना रहती है। जिस व्यक्ति के पास इस भाग के संकरे मार्गों का अधिकार रहा है, उसने अपने भूभाग को शत्रुओं से सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की है। मेवाड़ में होने वाले आक्रमण पश्चिमी से न हो सके, क्योंकि अरावली की इधर वाली श्रेणियां ऊंची और सरलता से पार नहीं की जा सकती। इसी तरह हाड़ौती में फैली हुई अरावली की पहाड़ियां देश की रक्षा के लिए पर्याप्त थी। अबुल फजल ने इस भाग की पर्वत श्रेणियों को ऊंट की गर्दन कहकर दुर्गम कहा है।
मेवाड़, मारवाड़ तथा हाड़ौती के रणस्थलों में जब विदेशियों ने स्थानीय सैनिकों से टक्कर ली तो उन्हें विफलता का सामना करना पड़ा था। स्थानीय शासक आक्रमणकारियों की सशक्त सेना का भी मुकाबला घाटियों, पहाड़ियों की चोटियों की सहायता से कर पाए थे। योद्धे, मालव, शिवी आदि जातियां प्राचीन काल में तथा मेवाती, राठौड़, सिसोदिया और चौहान मध्य युग में अपने शत्रुओं को पहाड़ी स्थिति के कारण नीचा दिखा सके, जिसके लिए इतिहास के पृष्ठ साक्षी हैं। इन पहाड़ी प्रदेशों का उपयोग धर्मस्थलों को आश्रय देने में भी लाभप्रद सिद्ध हुआ था। आक्रमणकारियों से धर्म को बचाए रखने के लिए भी समृद्ध परिवारों ने अपनी निजी संपत्ति को अनुदान के रूप में देकर पर्वतीय प्रदेशों में मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण करवाया। नागदा, एकलिंगी जी, दुलेव, रणकपुर, सिहाड़, करेड़ा आदि धर्म स्थानों की स्थिति इस अवस्था का परिणाम है। परंतु इन पर्वतीय प्रदेशों को संपर्क की असुविधा तथा यातायात के अभाव के कारण कलात्मक प्रवृत्ति को साहित्यिक उन्नति को पल्लवित होने में लंबे समय तक वंचित रहना पड़ा। आज भी इस भाग की गणना पिछड़े प्रदेशों के रूप में की जाती है। राजस्थान का पठार चित्तौड़ से बैगू, बिजोलिया, मंडलगढ़ तथा हड़ौती के निकटवर्ती भूभाग में फैला हुआ है। अधिक ऊंचा न होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान में चौड़ा होने तथा उपजाऊ होने के नाते पठारी भाग का बड़ा ही महत्व है। इसकी केंद्रीय स्थिति ने इसे अंतर्गत बड़े नगरों की स्थापना, धर्म स्थानों के निर्माण और राजनीतिक प्रभुता को परिवर्धित करने में बड़ा योगदान दिया है। चौहानों और उनके पीछे तुर्क, मुगल और अंग्रेज शक्ति को सुदृढ़ बनाने में इसका बड़ा उपयोग रहा है। चंद्रबरदाई तथा सूर्यमल मिश्रण की उद्भूति यह संकेत करती है कि मानसिक विकास में पहाड़ी भाग का अपना स्वतंत्र स्थान है। मैदानी भाग प्राकृतिक विभागों में उपजाऊ मैदानों ने राजस्थान की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को एक नई देन दी है। ये मैदान नदियों के तटीय भागों तथा पहाड़ियों की चौड़ी घाटियों में मिलते हैं। मेवात का दक्षिणी भाग जयपुर, किशनगढ़ तथा अजमेर से मालवा की सीमा के भूभाग उपजाऊ मैदान है। इस क्षेत्र में आबादी घनी है और बड़े पैमाने पर यहाँ निवासी खेती, पशुपालन, व्यापार तथा विविध व्यवसाय में लगे रहते हैं। युद्ध के अवसर पर अभाग्यवश इसी मैदानी भाग को आर्थिक संकट उठाना पड़ा था और जन तथा पशुधन की स्थिति भी इन्हें झेलनी पड़ती थी। रेगिस्तान सबसे बड़ा प्रकृति भाग राजस्थान का रेगिस्तान है, जो उत्तरी छोर से गुजरात की सीमा तक अरावली के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के अधिकांश भाग सम्मिलित हैं। प्राचीन जैन ग्रंथों और मुगल तवारीखों में इस रेतीले भाग का वर्णन मिलता है, जिसमें पानी और वनस्पति का अभाव प्रमुख है। इस कमी से यहाँ की आबादी नगण्य है। कोसों यात्रा करने पर कहीं कहीं गांवों और पानी की सुविधा मिलती है। पानी के जहाँ जहाँ स्थान मिलते हैं वहाँ कुछ लोग बसते हैं और पशुपालन का व्यवसाय करते हैं। पानी के सूखने पर बस्तियां उजड़ जाती हैं और उनकी तलाश में यहाँ के निवासियों को स्थान स्थान पर घूमना पड़ता है। सैनिक सुरक्षा तथा राजनीतिक नियंत्रण के विचार से रेगिस्तान का अपना स्थान है। नदियों की स्थिति राजस्थान में नदियों के बहाव से उसके चारों ओर के ढलाव का अनुमान हो सकता है। उत्तर पश्चिमी ढलान की नदियां में सरस्वती, दृश्यवती प्रमुख है, जिनके आसपास प्राचीन भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। समय के अनुसार में ये नदियां सूख गई और अब यहाँ केवल बरसाती नदी के रूप में घग्गर बहती हुई दिखाई देती है। दक्षिणी पश्चिमी ढलाव की नदी में लूनी प्रमुख है, जो इस भाग की अधिक उपज का साधन है। सबसे बड़ी नदी चंबल यानी कि सरमनवती है, जो मध्य भारत से चलकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग में बहती हुई यमुना में जाकर मिलती है। इसकी सहायक नदियों में बनास, बेड़च, खारी आदि हैं। दक्षिण की नदियों में माही, सोम और जाकम है, जो बड़ी तेजी से पहाड़ी भाग
से बहती हैं। इन नदियों के आसपास प्राचीन काल के अनेक संस्कृतियों का विकास हुआ था। आसपास के भाग उपजाऊ होने से समृद्धि के केंद्र भी इसके किनारे विकसित हुए थे। अनेक राज्यों की सीमा निर्धारण में इनका एक राजनीतिक महत्व भी रहा है। माही बांसवाड़ा और डूंगरपुर की ओर तथा खारी उदयपुर और अजमेर मेरवाड़ा की सीमा रेखा थी। जब प्रारंभ में राजस्थान में नई संस्कृतियों का विकास और संक्रमण हुआ तो नदियों के मार्गों से बड़ी सहायता मिली। आक्रमण के समय नदियों के किनारों ने आक्रामक सेनाओं को मार्गदर्शन देकर प्रस्थान की सुविधा पैदा की। मुगलों के आक्रमणों में बनास और चंबल के बहाव का बहुत बड़ा योगदान था। जलवायु और वनस्पति। राजस्थान के जनजीवन में जलवायु और वर्षा का अपना ही महत्व है। यहाँ की जलवायु विशेष रूप से शुष्क और अधिकांश भागों में वर्षा का अभाव अधिक रहता है। उपज की कमी होने से इस पर विदेशी आक्रमणकारियों का यहाँ अपना अधिकार स्थापित करने में कम उत्साह रहा है। मारवाड़ की विजय के उपरांत शेरशाह का उत्साह कम हो गया था और उसके बाद उसने अपनी नीति में नया मोड़ दे दिया। यहाँ की गर्म हवाएं और आंधियां जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में बड़ी तेजी से चलती रहती हैं, सूखकर नहीं होती। जलवायु की विषमता के कारण बाबर ने खानवा के बाद राजस्थान के भीतरी भाग में बढ़ने में अपनी उपेक्षा प्रदर्शित की थी, परंतु जहां राजस्थान में बड़े सूखे भाग हैं तो चित्तौड़, कोटा तथा बांसवाड़ा अपनी अधिक वर्षा के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्ष में औसतन 40 से 45 इंच वर्षा हो जाने से यहाँ भूमि घने जंगलों से ढकी रहती है। इन भागों की वनस्पति एक प्रकार से कई स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देती है और समृद्धि का बहुत बड़ा कारण बनती है। इन्हीं भागों में जंगली पशु पाए जाते हैं। जहांगीर ने इन भागों के जंगलों को आखेट के लिए उपयोगी बताया था। इस प्रकार राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति में विविधता होते हुए भी एक सूत्रता भी दिखाई देती है। पर्वत श्रेणी का सिलसिला, नदियों का बहाव तथा मरुस्थल का फैलाव इसके एक कोने से दूसरे कोने तक प्रसारित होने से समूचे प्रदेश को एक सूत्र में बांधता है। प्राचीन काल के राष्ट्रीय संगठन के तत्वों तथा मध्यकालीन युग का स्वतंत्रता प्रेम राजस्थान के जनजीवन के मुख्य अंग इसलिए बन पाए कि यहाँ भाषा, धर्म, आचार, विचार के संबंध दृढ़ बने रहे और जनजीवन की संकीर्ण दृष्टि से ऊपर उठने में सफल हुए। सबसे बड़ी विशेषता भौगोलिक और राजनीतिक संबंध में है। भौगोलिक स्थिति राजनीतिक सीमाओं के निर्माण में बड़ी सहायक रही है। ऊपर के वर्णन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भौगोलिक वातावरण ने हर युग में कला, धर्म, शिक्षा, शासन और अन्य सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है। अगर राजस्थान में घुमक्कड़ जातियां हैं या ऐसी पेशेवर कौमें हैं जो खेती या वाणिज्य में लगी हुई हैं, तो इसमें उनके आसपास का वातावरण जिम्मेवार है। इसी प्रकार खाना पीना, रहना आदि भी अधिकांश में संबंध स्थानीय वनस्पति और भौगोलिक स्थिति से है। दक्षिणी राजस्थान की जलवायु में द्रारीय का मेल है, साथ ही वस्तुओं की उपलब्धि के संकोच से यहाँ के निवासियों में शौर्य और स्पष्टवादिता के गुण भी हैं। उत्तर पूर्व के भाग की समृद्धि ने वहाँ के निवासियों में एक निश्चिंतता का और सुख का जीवन बिताने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। हम जानते हैं कि किस प्रकार मेवाड़ के शासक और उनकी प्रजा अपनी आर्थिक स्थिति संतोषजनक न होते हुए पीढ़ियों तक मुगलों से टक्कर लेते रहे, जबकि जयपुर आदि राज्यों ने परिस्थिति के अनुसार अपना भविष्य निर्धारित कर लिया। इस संबंध में यह कहना कठिन है कि ऐसी भौगोलिक वास्तविकता और उसका प्रभाव राजस्थान के जीवन पर पर्याप्त मात्रा में है। तो दोस्तों, ये था राजस्थान का इतिहास और भूगोल। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।